हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली हम लोग साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के यूनिट बहुत ही वन शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करें। बूस्टर वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैंने प्लेलिस्ट बनाई है बूस्टर वीडियो को, आप ज़रूर जाके उसको देखिएगा। वो बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसमें जितनी भी यूनिट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। साथ ही साथ मैंने उसको वन शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करी है। उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, प्लस रिव्यू क्वेश्चन। जनरली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 सोशल स्ट्रक्चर। वैसे तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैनल पे, बट हम लोगों ने डिस्कस करा था पार्ट वाइज, जिससे कोई बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। तो जनरली आज हम क्लियर करेंगे वन शॉट में और उसको शेयर करेंगे अपनी प्लेलिस्ट में, ऐड कर देंगे, आप उसको देखिएगा। अगर आपके पास आर्शवानी बुक है तो दैट्स वेल एंड गुड, आप उससे स्टडी कर लीजिए, आप उससे अपने नोट्स बना लीजिए, रिव्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे आपकी जो भी स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा दे रखा है आर्शवानी बुक में। अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ फॉर्म में क्रिएट करके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। आप अपनी स्टडी पे फुल फोकस करिए। आपको जो भी प्रॉब्लम आती जा रही है अपनी स्टडी से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एग्ज़ाम या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बस आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम मेरा। आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। और स्पेशली मैंने आप सभी के लिए बूस्टर वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई है। इसमें जनरली हम लोग वन शॉट वीडियो कंप्लीट करें। इससे ये सीरीज़ जो आपके लिए मैंने लाई है, मैंने सोचा कि बहुत हेल्पफुल है, इसीलिए आप एक एक वीडियो को एक एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज़ करिए और विदाउट वेस्टिंग आर टाइम स्टडी को कंडक्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि बूस्टर वीडियो में क्या होता है, आशवानी बुक क्या होती है, और हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। जनरली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 सोशल स्टडी। टुडे वी डिस्कस सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आशवानी से डिस्कस करूँगी कि मेरे अकॉर्डिंग आशवानी बुक बेस्ट है, सो आशवानी से डिस्कस करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे सोशल स्ट्रक्चर चैप्टर। आप देख सकते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, मेनली हमें इन्हीं को डिस्कस करना है। ये जितने भी टॉपिक मेंशन है ना बुलेट्स में, मेनली आपको ये सब आने चाहिए। सोशल स्ट्रक्चर चैप्टर हमारा सोशियोलॉजी में बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बट इसमें से जो इम्पोर्टेंट है आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ को, फिर एट लास्ट में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट बता दूँगी, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। सबसे पहले जैसे कि हम लोग में इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो इंट्रोडक्शन हम सोशियोलॉजी का ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों को दे रखा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेनली हमारे लिए मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी है। तो मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी जब आपको क्लियर होगा तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी अपने आप से लिख सकते हो। मेनली मीनिंग और डेफिनेशन का मतलब ये होता है, अगर डेफिनेशन समझ में आ गया तो मीनिंग आ गया। सबसे ईजी है हॉटन हर्ट की, आप इसको लर्न कर लीजिए, और मैक्लेवर की। Society is a web of social relationship. Society is an organization of people whose association are with one another. सोसाइटी क्या है? सोसाइटी में बहुत सारे रिलेशनशिप चलते हैं। सोसाइटी में सोशली होता है सब कुछ। वेब का मतलब अगर आपको मालूम हो, हिंदी में से जाला टाइप का कहते हैं। जब सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सब एक थ्रेड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, उस थ्रेड को हम लोग रिलेशनशिप का नाम दे देते हैं। और जब वो कनेक्ट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो एज अ वेब आता है, और ये हम लोगों को साइंटिस्ट मैक्लेवर ने दी थी। सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल। सोसाइटी का एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जो पीपल है ना, वो कैसे रहते हैं, एसोसिएशन के हिसाब से, एक से दूसरे से कनेक्टेड है, एक एसोसिएशन दूसरे एसोसिएशन से कनेक्टेड है। तो ये हम लोगों को हॉटन हर्ट ने दी थी। सो सेम एज इधर हम लोगों को और दे रखी है डेफिनेशन। जो आपको कन्वीनियंट हो डेफिनेशन वो आप याद कर लीजिएगा। ईजी रहेगी डेफिनेशन याद करने में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और प्लस आपको एग्ज़ाम टाइम में याद भी रहेगी। नेक्स्ट क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी को हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो सोसाइटी है, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है ग्रुप ऑफ पीपल। आपको पता है सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप बने हैं। फॉर एग्जांपल हम सोसाइटी को एक कंपैरिजन करेंगे क्लास से, तो हमें चीज़ें बहुत ही जल्दी और ज़्यादा समझ में आएंगी।
जैसे क्लास में हर किसी का ग्रुप चलता है, फ्रेंडशिप ग्रुप, राइट। तो हर अलग अलग ग्रुप में बहुत सारे पीपल्स होते हैं, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 8, किसी में बहुत, मतलब आधी क्लास ग्रुप हो जाती है। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या कहलाती है? सोसाइटी कहलाती है। सेम एस हमारे सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। लाइकनेस होता है। अच्छा एक बात बताइए, लाइकनेस और डिफरेंसेस क्या है? लाइकनेस जिससे आपकी वाइफ मैच करेगी, जिससे आपके थॉट्स मैच करेंगे, जिससे आपका परसेप्शन मैच करेगा, वो आपके ग्रुप में होगा, राइट। तो उसको लाइकनेस कह दिया गया। लाइकनेस की अगर मैं बात करूँ तो सिमिलैरिटी, कि कौन सा ग्रुप काइंडशिप ग्रुप है। अगर कुछ जैसे डिवीजन हुआ क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ में, तो जैसे कि जो भी गर्ल हो या आएगी या फिर जो भी बॉय आएगा तो उसी ग्रुप में डिवाइड होगा ना। तो लाइकनेस सिमिलैरिटी के बेसिस पे करा, प्लस हम लोगों ने डिफरेंस के बेसिस पे करा। डिफरेंस हम लोगों का मतलब होता है डाइवर्सिटी। जैसे कोई भी चेंजेस होते रहते हैं। अब मैं क्लास का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मुझे इससे याद रहता है। क्लास में हमने बॉयज़ गर्ल्स करके लर्न कर लिया लाइकनेस को। थर्ड हमारा पॉइंट है डिफरेंसेस को। तो जैसे कि क्लास में डिफरेंस आ गया, अभी आपका कोई हाफ ईयरली या एनुअल का एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट आया, आप और आपकी बेस्ट फ्रेंड साथ में पढ़ते थे, बट आपके आए 92% और आपके बेस्ट फ्रेंड के आए 82%। वो चीज़ डिफरेंस क्रिएट कर देगी, डाइवर्सिटी क्रिएट कर देगी, फिर आपकी फ्रेंडशिप जितनी अच्छी थी उतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं रहेगी। सो ये आपका थर्ड पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंटरडिपेंडेंस। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता है इंटरडिपेंडेंस का मतलब इंडिपेंडेंट ही कह सकते हैं। जो सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे। इंडिपेंडेंट होता है कि हम किसी से कनेक्टेड नहीं है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है हम किसी से कनेक्टेड है। अब जैसे क्लास में आप एक दिन एब्सेंट हो जाओ तो दूसरे दिन आपको तुरंत किसी बच्चे से कनेक्ट करना होता है कि क्या काम कराया गया, कौन से लेक्चर में क्या पढ़ाया गया, क्या मेरा छूट गया है। तो सेम एज आप किसी ना किसी पे डिपेंड रहते हो ना। अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप पेन मांगते हो, तो सेम चीज़ है ना, आप किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहते हो। फिफ्थ आपका पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर आपको ये बताता है कि जो आपके इंडिविजुअल्स हैं वो कोई भी काम फंक्शनली सोसाइटी में नहीं कर सकते। उनको हैंडल करने के लिए डिवाइडेड अमंग ऑल द चीज़ चाहिए होती हैं प्रोड्यूसिंग के लिए। जैसे कि कोई भी काम हम लोगों को दिया गया, जैसे को कोई असाइनमेंट दिया गया, ठीक है, असाइनमेंट दिया गया प्रेजेंटेशन का, तो प्रेजेंटेशन का असाइनमेंट के लिए ग्रुप डिसाइड होता है, राइट। तो उस ग्रुप में जैसे एक क्लास में 5-5 ग्रुप डिवाइड कर होता है, तो 5 ग्रुप बच्चे हैं तो कोई ये करेगा कि हम प्रेजेंटेशन की फाइल लिखेंगे, हम इसका पीपीटी रेडी करेंगे, हम इसका कंटेंट डिवाइड कर लेते हैं। तो सेम एज इसमें डिवीजन ऑफ लेबर आया। कॉपरेशन अगर मैं बताऊँ, आप लोग रिलेशनशिप की बात करो, विदाउट कॉपरेशन तो रिलेशनशिप नहीं चल सकता। कॉपरेट करना चाहिए, चाहे आप फ्रेंडशिप में हो, चाहे आप अपनी फैमिली रिलेशन में, चाहे आप सोसाइटी रिलेशन में हो, कॉपरेशन करोगे तभी रिलेशन चलेगा। जहाँ आप कॉपरेट नहीं कर पाओगे वहीं रिलेशन आपका ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही होता है बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आना। अब जैसे दो लोगों की फ्रेंडशिप में किसी तीसरे का आना, वो कॉन्फ्लिक्ट है। परसेप्शन आप लोगों के चेंज हो जाएंगे, सेम ऐसा सोसाइटी में होता है। म्यूचुअल अवेयरनेस एंड इंट्रैक्शन। फर्स्टली तो आप जैसे क्लास में आप अवेयर रहते हो इन द सेंस हमारे लिए कौन सही है, हम उसी से इंट्रैक्ट करते हैं ना। और ये चीज़ बहुत सही है, चाहे आप कहीं पे भी हो हमेशा अवेयर रहो और इंट्रैक्शन हमेशा अच्छा देखो, क्योंकि हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, प्लस उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर वो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड, मतलब सब कुछ नथिंग इज़ परमानेंट लाइन सबको याद है, राइट। तो वही चीज़ हमें बार बार याद दिलाती है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, फिर वही चीज़ लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। 9th पॉइंट है कंट्रोल में हम लोगों को मेनली कुछ नहीं देखना है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स का ग्रुप है ना रिलेशनशिप का, वो एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है, राइट। तो हम लोगों को कहीं टाइम कंट्रोल करना पड़ता है अपने काम को या फिर दूसरे के काम को, जिससे हमारे इम्पैक्ट है वो बेकार ना पड़े। 10th पॉइंट है कल्चर। तो आपको पता है आपके क्लास में ही अगर देखा जाए तो कितने सारे टाइप के स्टूडेंट होते हैं, सब अपने अपने कल्चर को कितने ज़्यादा डिवोटेड होते हैं। जैसे कि कोई भी हिंदू है तो अभी जैसे नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि के लिए वो सब एक्साइटेड होंगे। अभी अगर मैं मुस्लिम्स की बात करूँ
तो अभी उनकी ईद गई तो वो उनके लिए एक्साइटेड थे, तो उन्होंने वैसे सेलिब्रेट कर अपने कल्चर को करा, प्लस आप लोगों के लिए सेवई लाए और आप नवरात्रि में कुछ ना कुछ प्रसाद या फिर कुछ ना कुछ आप उनके लिए लाओगे। तो वो मतलब इन द सेंस क्लास की बात नहीं चल रही, सोसाइटी की बात चल रही है। तो वो सोसाइटी में एक दूसरे को कल्चर भी कितना ज़्यादा डिवोटेड है। जनरल फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ना लाइफ एक्टिविटीज़ जो होती है वो हेल्पिंग रीच पे होती हैं, विशेस और अकॉमनेश पे वर्क करती हैं। कोल और कबर की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चरल डेफिनेशन तो दे देती हैं, बट हमारे जनरल फंक्शन जितना भी है लाइफ का, इंडिविजुअल लाइफ के, सोसाइटी के, कम्युनिटी के, एसोसिएशन के, इंस्टीट्यूशन के, वो सब हमारे जनरल फंक्शंस में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब ही होता है डिफरेंस। तो अब आप पूछोगे डिफरेंस और डायनेमिक का मतलब क्या है। डिफरेंस का मतलब होता है डाइवर्सिटी वेरिएशन, ये पार्ट है सोसाइटी का। अगर ये डिफरेंस होगा तो फिर हम लोग इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये जो डायनेमिक है ये सडन चेंज होता है, इसके लिए पीपल प्रिपेयर नहीं होते हैं, फिर पीपल को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो क्लासेस की हो फिर चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन कर दिए, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ सोसाइटी। हम इसी डायग्राम से समझिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सोसाइटी सबसे पहले बनी थी हंटिंग एंड गैदरिंग की, काटो मारो खाओ, तो ये हमारी सोसाइटी सबसे पहले बनी थी। फिर नेक्स्ट हमारी सोसाइटी बनी थी पेस्टोरल सोसाइटी। इस सोसाइटी का मतलब ही यही था कि हम लोग कैमल, गोट्स, डोमेस्टिक एनिमल, मतलब कि जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनका हम लोग फूड का सोर्स बनाएंगे, मतलब उनको काम कराएंगे, उनसे जो पैसा आएगा उनसे हम खाएंगे। तो ये हमारी थी पेस्टोरल सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का मतलब है यहाँ पे हम लोग कल्टीवेट करते हैं किसको, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को। सो सेम एज आपकी ये 3 सोसाइटी मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो गई हैं। फोर्थ सोसाइटी आपकी है एग्रीकल्चर सोसाइटी। एग्रीकल्चर सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो ये सोसाइटी जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल आप इसमें देख रहे हो, इसमें फार्मर्स का यूज़ है, बट इसमें मशीन्स का यूज़ है। वर्क वही है, कल्टीवेट ही करेगी और प्लस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही, बस फ़र्क कितना है उसमें, एक पर्सन वर्क करेगा और इसमें क्या है, मशीन वर्क करेगी। फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अब सब कुछ इंडस्ट्रियल सोसाइटी से आ रहा है। अब आपको पता है पैकेजिंग फूड इतना ज़्यादा चल रहा है, राइट। वो पैकेजिंग फूड कैसे चल रहा है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी से चल रहा है। तो ये आपकी 5th सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आपका नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसका मेन मीनिंग होता है कि ये इकोनॉमिक पे वर्क करती है। आपको पता है आजकल जितना भी वर्क है वो इकोनॉमिक पे चलता है सब। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 2 पैसे हैं तो वो ये सोचेगा हम इसको कैसे इन्वेस्ट करें, 1 पैसे को, और 1 पैसे से अपनी मंथली चलाएं। और फॉर एग्जांपल है, और फिर वो 1 रुपये को हम कहाँ इन्वेस्ट करके हमें कैसे ज़्यादा मिले। तो ये पोस्टेरियल इन सोसाइटीज़ आता है, 19th सेंचुरी में ये सबसे ज़्यादा चलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको टाइप्स ऑफ सोसाइटी क्लियर है। तो ये बुकिश लैंग्वेज में आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा लेंदी दे रखा है, बट ये डायग्राम से आपको क्लियर भी है, समझ में भी आ रहा है। सोसाइटी और या फिर मैं सोशियोलॉजी की बात करूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप अपने आप से फ्रेम करके लिख सकते हो। और जो स्टूडेंट कह रहे थे हम यूपी बोर्ड के हैं, हमें समझ में नहीं आता, तो फिर हम इसीलिए बता रहे थे कि आप पहले चीज़ों को हिंदी में समझो। जब आप समझ लोगे फिर उसको ट्रांसलेट तो अपने आप धीरे धीरे करके सीख लोगे। तो आज हमने टॉपिक क्लियर करा। हमने सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करे डेफिनेशन के बाद में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी की डिस्कस करे। टोटल 12 पॉइंट्स हैं, हम लोगों ने सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। हिंदी मीनिंग से मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर होगा। साथ ही में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सोसाइटी डिस्कस कर ली हैं। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी तक में कोई भी डाउट हो सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ कमेंट। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, डेफिनेशन प्लस करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर चुके थे सोसाइटी से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ सोसाइटी। तो टाइप्स ऑफ सोसाइटी हमने 6 टाइप्स की सोसाइटी पढ़ी थी, हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू समथिंग एल्स तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिटी क्या होती है। अगर मैं बात करूँ कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी इज़ एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाई सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। ये हम लोगों को मैक्लवर ने दी थी। एज सच आपको ये ऐसे ही लर्न करनी है, या फिर आप हॉट एंड हंट की भी लर्न कर सकते हो, इसकी भी देख सकते हो, नॉर्मल सी है। कम्युनिटी इज़ अ लोकल ग्रुपिंग विद इन विच पीपल कैरी आउट फुल राउंड ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी एक लोकल ग्रुप है, कुछ परमानेंट नहीं है, सिर्फ वो सिर्फ टेम्परेरी ग्रुप बनता है कम्युनिटी में। उसके बाद में यहाँ जो पीपल्स रहते हैं वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जितनी भी आपकी लाइफ एक्टिविटीज़ होती है वो सब परफॉर्म करते हैं। कम्युनिटी एक जियोग्राफिक एरिया सो म्यूचुअल आइडेंटिफिकेशन पे वर्क करता है। अब आपको कम्युनिटी तो समझ में आ गया होगा। कम्युनिटी के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी को डिस्कस करेंगे इस डायग्राम से, इसीलिए मुझे आशवानी बुक बहुत अच्छी लगती है। अब आप देखो कि हमने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी कितना ज़्यादा मेंशन कर रखा है, बट इतना जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, लैंग्वेज इशू करता है। बट जब हम इसको देखेंगे तो हमें तुरंत याद हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट है बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी में लोकेलिटी। तो आपको पता है कि जो हमारी कम्युनिटी है वो लोकल एरिया में रहती है। वो कैसी रहती है? लोकल एरिया में रहती है। तो इसकी लोकेलिटी, वी फीलिंग, अगर मैं बात करूँ वो लोकेलिटी की, तो ये मतलब कि वो सिर्फ एक अनलेस ग्रुप होता है जो कॉमन सॉइल पे रहता है, सिर्फ उसका वे होता है रहने का, दैट्स इट। अगर वी फीलिंग की बात करो तो इसी को, वी फीलिंग को ही हम लोग कम्युनिटी सेंटिमेंट कहते हैं। कम्युनिटी सेंटिमेंट का मतलब होता है यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके पास बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं, मतलब कि वो अपने कॉमन मेमोरीज कल्चर्स को साथ में करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कम्युनिटी में बहुत सारी कॉलोनीज़ होते हैं जिसमें आपस में लोगों की बहुत बनती है, वो कोई भी फेस्टिवल होता है वो साथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो वो क्या होती है? वी फीलिंग। बट सम कॉलोनीज़ में क्या होता है, कोई किसी से नहीं बोलता है, सब अपने अपने में करता है, जो भी सेलिब्रेशन होगा घर पे होगा, एज अ कॉलोनी टाइप का कुछ भी नहीं होता। तो ये वी फीलिंग्स का रहता है। अदर एलिमेंट्स में आपके इतने पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल, नेक्स्ट आता है आपका स्पॉन्टेनिटी, नेक्स्ट आपका है परफॉर्मेंस, एंड फिर नेक्स्ट आपका है लाइकनेस, फिर आपका है पर्टिकुलर नेम, नेक्स्ट आपका है कॉमन इंटरेस्ट। सो हम इनको एक एक पॉइंट करके डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। अब इसमें पहला पॉइंट दे रखा है एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब होता है कि आप कम्युनिटी में देखते हो तो इंडिविजुअल मतलब कि पर्सन बाय पर्सन एक कम्युनिटी बनती है, एक ग्रुप बनती है। एग्रीगेट का मतलब ही होता है कलेक्शन। स्पॉन्टेनियस का आपको मतलब होगा एक फ्लो होता है जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से चल रहा होता है। नेक्स्ट आपका है परमानेंस का मतलब होता है कि हम लोग एज अ पर्टिकुलर एरिया में रहे, कम्युनिटी में रह रहे हैं, राइट। आपको इतना पता चल गया होगा तो कम्युनिटी जो होती है पर्टिकुलर एरियाज़ की होती है। और इसका जो हमारा डीप मीनिंग ये होता है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए जब आपकी प्रेजेंस होती है, जो भी परफेक्शन वर्क होता है, वो सब आप कब कर पाते हो? कम्युनिटी में कर पाते हो। ये जब सब चीज़ें पॉसिबल है तभी आपकी कम्युनिटी पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाइकनेस। तो लाइकनेस की अगर मैं बात करूँ, जब चीज़ें मतलब सेम पीपल एक कम्युनिटी में रहते हैं ना, तो थॉट्स उनके सेम होते हैं, तो उनका लाइक डिसलाइक किस पे डिपेंड करता है? उनके परसेप्शन पे, और परसेप्शन मेनली सेम रहता है। पर्टिकुलर नेम, तो ये आपको भी पता है कि कुछ भी ग्रुप बनता है तो सबसे पहले यहाँ पे नामकरण होता है, राइट। तो नाम रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर नेम के हिसाब से। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉमन इंटरेस्ट का। कॉमन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो पर्सन्स होते हैं उनके खुद के कुछ ओपिनियंस होते हैं, खुद के कुछ लाइक्स होते हैं जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। बट अगर मैं बताऊँ सोसाइटी में या कम्युनिटी में हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। इट मीन्स जब हम लोग गलत काम करते हैं तो हमें दूसरा जो भी सेकंड पर्सन होता है ना, वो हमें रोक देता है। हम कभी भी उससे कोई गलत काम नहीं कर सकते, राइट। सो मेन वर्क हमारे किससे रहता है? परसेप्शन से। परसेप्शन आपका क्लियर रहता है सोसाइटी में बाई चांस अगर 1% to 2% मैं कहूँ तो आप रॉन्ग भी हो जाओगे, क्योंकि सब बहुत ही ज़्यादा ग्रुप के पीपल्स होते हैं, तो किसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है तो किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। बट अगर इन बात करूँ मैं कम्युनिटी में, तो ज़्यादातर जो भी ग्रुप रहता है उसके हिसाब से वो उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। Here a difference between society and community.
सो आपने अभी सोसाइटी डिस्कस कर लिया, कम्युनिटी डिस्कस कर लिया। सो इसको आप अपने आप से रीड आउट करिएगा और फिर अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप बताइएगा। सो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन। फर्स्टली एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब कुछ नहीं होता है, एक पर्पस है जिसको आपको अचीव करके कुछ काम करना है। मतलब कि एसोसिएशन एक ग्रुप तो है पीपल का जिसमें हम लोगों को सबको पता है कि हमें क्या फुलफ़िल करना है अपनी, मतलब कि किसी की ना किसी की ऑर्डिनरी या सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नीड्स होती है, शॉर्ट टर्म नीड्स होती है, लॉन्ग टर्म नीड्स होती है। उस नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए आपको एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ती है। सो एसोसिएशन की डेफिनेशन दे रखी है 3, इसमें से आपको जो भी इजी लगे आप उसको लर्न कर सकते हो। मैंने थर्ड वन लर्न करी थी, एसोसिएशन इज़ यूजली अ वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल टू अचीव सम पर्पस। इससे एसोसिएशन का मीनिंग भी समझ में आता है, साथ ही साथ उसकी डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाती हैं। प्लस साइंटिस्ट ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेसिक एलिमेंट ऑफ एसोसिएशन। अब आप खुद देखिए कितने ज़्यादा पॉइंट्स दे रखे हैं, वो भी इतने ज़्यादा इंग्लिश के साथ, फिर चीज़ें और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। इसीलिए फिर हम डिस्कस करते हैं अपने बॉक्स से। अब हमारा बॉक्स है बेसिक एलिमेंट ऑफ एसोसिएशन। बेसिक एलिमेंट ऑफ एसोसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो इनका फर्स्ट पॉइंट जो है वो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है? तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है कि जनरली हम लोग जो भी ग्रुप क्रिएट करते हैं वो इंडिविजुअली क्रिएट होता है, राइट। जितने भी पीपल्स आते हैं वो सब अलग अलग से आते हैं, सबका अलग अलग रहता है सिस्टम, तो दैट्स वाई वो अपने आप में ही इंडिविजुअल होते हैं। फिर उनके ग्रुप बनने के बाद वो एक एसोसिएशन कहलाता है जो कि एक वर्क करता है पर्टिकुलरली वर्क के लिए। आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं जैसे कि ऑफिस में या फिर कोई स्पोर्ट्स टीम, जिससे वो साथ में मतलब इंडिविजुअली सब अलग अलग रहते हैं, सबका परसेप्शन अलग है, सबके थॉट्स अलग है, वाइब अलग है, बट कुछ अचीव करने के लिए वो साथ में वर्क करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है थॉटफुली इस्टेब्लिश। थॉटफुली इस्टेब्लिश होने का क्या मतलब है? सबसे पहले थॉटफुली तभी हो पाओगे ना जब आपको कुछ अचीव करना है। अगर आपको कुछ अचीव नहीं करना है तो आपकी लाइफ एज वेल नॉर्मली रहेगी। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपके जो गोल्स होंगे वो आपको डिसाइड करने होंगे कि मुझे आज क्या करना है, मुझे कल क्या करना है, मुझे सुबह उठ के क्या करना है। सो वो चीज़ आपको क्या रखते हैं? माइंड में हमेशा थॉट्स रखते हैं ना कि हमें ऐसे कर सकते हैं, हम वैसे कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैं आज बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा रही होगी, सो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करिएगा। जनरली ये वीडियो मैं बाहर शूट कर रही हूँ तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। ये वीडियो मैं बाहर शूट कर रही हूँ। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था थॉटफुली का, और ये मॉर्निंग टाइम है इसीलिए बर्ड्स कुछ ज़्यादा ही शोर कर रही हैं। सो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थॉट्सफुली इस्टेब्लिश्ड का। तो अगर मैं बात कर रही थी ना थॉट्सफुली इस्टेब्लिश्ड का, तो आपके माइंड में थॉट्स रहेंगे, राइट। जब आप एक ग्रुप में हो तो अपने थॉट्स को प्रेजेंट करोगे, अपने पॉजिटिव नेगेटिव मतलब इन द सेंस आप थॉट्स को प्रेजेंट करोगे। जब आप एक एसोसिएशन में होते हो तो आपके फॉर एग्जांपल एज अ ग्रुप में 5 लोग हैं। 5 लोग होने का मतलब है आपको कोई एक प्रेजेंटेशन मिला, आपने अपने मतलब कि कंटेंट निकाला, किसी पर्सन ने अपना कंटेंट निकाला। जब आप शेयर करोगे तो उस कंटेंट से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी बेकार है, कौन से पॉइंट्स आपको रखने हैं, कौन से नहीं। तो वो फिर आप अपने आप से एलिमिनेट कर दोगे वो पॉइंट को, और जो चीज़ अच्छी है उसको अचीव कर लोगे। सो सेम एज आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी तो थॉटफुली इस्टेब्लिश करना क्या मतलब होता है। नेक्स्ट है एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और एम। जैसे सारे एसोसिएशन का खुद का एक ऑब्जेक्टिव, खुद का एक एम होता है। जैसे अभी मैंने बताया ऑफिस में जो रहते हैं, तो ऑफिस में जो रहते हैं तो उनको क्या, जैसे जिस ऑफिस में रहते हैं उस टाइप का ऑफिस का वर्क रहते हैं, उन्हें वो वर्क कंप्लीट करना है। जो स्पोर्ट्स टीम है उनका मेन क्या रहता है? हमें अच्छे से खेलना, हमें फर्स्ट आना है। जो स्टूडेंट के ग्रुप का एसोसिएशन होता है उनका मेन मोटो एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम से बढ़कर और कुछ तो है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। सो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है फोर्थ, हैज़ फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर एक बात है नॉर्मल सी कि अगर बिना रूल्स रेगुलेशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि हम सब लोग अभी कॉलेज में भी सब लोग यही कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। सीनियर्स के कुछ हैं, टीचर्स के कुछ हैं, फैकल्टी के, और प्लस साथ ही साथ हम लोगों का एग्ज़ाम, टेस्ट, असाइनमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको हैक्टिक अब लग रही हैं क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में आ जाओगे, आपके जूनियर्स आएंगे। जब आप उनको समझाओगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें अपने जूनियर्स को कितने प्रिटेंड करके रखना होता है, उनको कितना समझाना होता है सराउंडिंग से, सोसाइटी से, फैकल्टी से।
वो सब आप जब सीनियर बनोगे तब क्लियर होगा। और यही बात रही फैकल्टी की, तो फैकल्टी हमें पढ़ाने के लिए करती है। अगर फोर्स ना करें ना, गारंटी कह रही हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपनी बुक कॉपी को ना छुएं। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट और एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ती हूँ। अगर वो टेस्ट एग्ज़ाम ना हो तो शायद मेरी बुक डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में खुले, और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में खुलेगी तो मेरे पास नॉलेज नहीं रहेगी। अगर नॉलेज नहीं रहेगी तो फिर मैं ना ही कोई रैंक एक्वायर कर पाऊँगी और ना ही फिर मैं किसी के साथ शेयर कर पाऊँगी। सो वो मैं सोचती हूँ, अब मैं सेकंड सेमेस्टर में, तो वो जो रूल्स रेगुलेशंस है वो हमारे लिए बनाया गया, हमारे हेल्पफुल के लिए। अगर हमारा वीकली टेस्ट ना होता, सेशनल एग्ज़ाम इतने डिफिकल्ट ना होता, पता हमारे में ये होता था, अगर सेशनल एग्ज़ाम में आप फेल हो रहे हो तो आपका दोबारा एग्ज़ाम होता था। तो स्टूडेंट को क्या रहता था, फेल होने से बेहतर है पास हो जाना। तो स्टूडेंट सब पढ़ते थे, और हाँ फिर हम लोग जब पढ़ते हैं तो फिर मार्क्स आते हैं, फिर यही होता है कि हमने क्या मिस्टेक करी उसको सीखते हैं। सो वो सारे पॉइंट आप किससे सीखते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन से। सो मेरे अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसमें आप देख रहे हो ना फॉर्मल, जैसे कि अगर आपके सीनियर्स आपके साथ रैगिंग कर रहे तो वो इनफॉर्मल में आता है, वो अगर आप मान रहे हो तो वो गलत है। अगर फॉर्मल की बात करो, अगर वो आपको बता रहे हैं कि टाइम विश करना है तो वो सच इम्पॉर्टेंट है। अगर वो कह रहे हैं कि आपको पढ़ाई में ऐसे करना है वैसे करना है या समथिंग एल्स, तो वो चीज़ आपको एक्वायर करनी है, वो इम्पॉर्टेंट है। मेंबरशिप इज़ वॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री का मतलब यही होता है कि उसमें ज्वाइनिंग जो एसोसिएशन की हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है, मतलब बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डू सो। पर्सन को अगर कुछ करने का तो उसमें उस पर खुद पे है। अब जैसे एक ग्रुप बनाया, अब नॉर्मली ऑफिस वर्क है, वॉलेंट्री उन पर डिपेंड करता है ना, उनकी मर्ज़ी। अगर उनको छोड़ के जाना है तो वो छोड़ के जाए, अगर उनको किसी न्यू पर्सन को ज्वाइनिंग करनी है तो वो ज्वाइन कर सकता है। तो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, मेंबर पे। वो मेंबर ही ग्रुप में, सॉरी इन द सेंस एज अ कोइंसाइड करके एक एसोसिएशन बनाता है, तो वो मेंबर पे डिपेंड करता है। वो रुकना चाहे तो रुक सकता है, नहीं तो वो जा भी सकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सर्वाइव एज लॉन्ग एज इट हैज़ मेंबर। मतलब आपको पता है कि जब तक कि वो उस मेंबर मतलब रहेगा उसमें, जब तक कि उस ग्रुप में रहेगा तो वो जब तक चाहे तब तक उस ग्रुप में रह के सर्वाइव कर सकता है। फिर जब भी उसको चाहिए डीजनरेट होना, मतलब कि उससे हटना, या फिर उससे वो सोच रहा है कि हमें अब पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ चीज़ें जैसे टीम बदल जाती हैं, ग्रुपिज्म चेंज हो जाता है, तो उससे रिलेटेड है। मेनली आपको जिस तब तक ही उस ग्रुप में आप रहते हो जब तक कि आप उस ग्रुप में रह के अपने आप को पॉजिटिव रख पाओ। जब चीज़ें नहीं नेगेटिव हो जाती, नई चीज़ें संभलती हैं या फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी, तो हमें उसे चेंज कर देते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। टाइप्स ऑफ एसोसिएशन में जनरली 3 टाइप्स दे रखे हैं, वो ऐसा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस। तो डिफरेंस में सोसाइटी और एसोसिएशन में, सो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आप देख रहे इतने टिक लगे, इतने पॉइंट तो आपको आने चाहिए, क्योंकि डिफरेंस किसी के बीच में दे देंगे तो वो चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी। अगर आपको डिफरेंस के इतने पॉइंट्स क्लियर हैं तो इंडिविजुअल सोसाइटी पूछ लिया गया या एसोसिएशन पूछ लिया गया तो आप लिख सकते हो। सो मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इट। एक्चुअली हम लोगों ने एसोसिएशन तक डिस्कस कर लिया था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो यहाँ तक चैप्टर 2 सोशल स्ट्रक्चर में, तो प्लीज़ आप कमेंट करके क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। सो फर्स्टली स्टार्ट हो रहा हमारा इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग इंस्टीट्यूशन ना डिस्कस करके डायरेक्ट डिस्कस करेंगे पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। अगर पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को लर्न कर लीजिए। तो डेफिनेशन आप जो भी लर्न करें तो वो इजी वाली ही चूज़ करिए, जो भी इसमें आपको इजी लग रही है वो लर्न करिए। जनरली पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो एक कंडीशन होती है या फिर कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो पर्सन है वो अपने बिहेवियर को इस्टेब्लिश करता है। उसी का बिहेवियर उसका एक रोल प्ले करता है, एक माइनर में होता है एक मेजर में, बट इस दिस टाइम वो मेजर रोल प्ले करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो फिर डिसऑर्गेनाइजेशन भी होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिहेवियर ऑर्गेनाइज करता है कुछ भी मेजर रोल्स, तो सच डिसऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूस में रखते हैं। सो ये हमारा डेफिनेशन है। इससे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हमारा जो सोशल के नॉर्म्स हैं वो कैसे डेविएट होते हैं। इसके कॉजेज़ है, कॉजेज़ में अगर जाओगे आप तो इसके मेनली आपको इंडिविजुअल फैक्टर्स पे बेसिस पे मिलेगा, जैसे कि फिजिकल डिसऑर्डर्स एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर।
इंडिविजुअल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर आपके दो कॉजेज हैं। इसमें आपके दो टाइप्स दे रखे हैं, फिजिकल डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट आपका जो सोशल है, सोशल के भी आप कोई दो पॉइंट याद कर लीजिए। जैसे कि इसमें इजी है सोशल क्राइसिस। सोशल क्राइसिस में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, पॉवर्टी मेंशन कर सकते हो, चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट मेंशन कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल इंटरेस्ट एंड सोशल नॉर्म्स, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप ले लीजिए डिमांड फ्रॉम सोसाइटी। अगर डिमांड, अगर आप कहीं भी इंडस्ट्री कहीं पे भी आप वर्क करते हो, डिमांडिंग पे ही सेल हो पाती है। जितनी ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा आपका डिमांडिंग वर्क रहता है। तो सेम ऐसे ही आपको कॉजेज़ पे वर्क करना है, पर्सनल पे। नेक्स्ट हमारा ये कॉजेज़ को डिफाइन कर रहा है। कॉजेज़ में इतने ज़्यादा डिफाइन करने की ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपसे एक बार ज़रूर पूछ लिया जाएगा, चाहे फिर सेशनल एग्ज़ाम में हो या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन क्यों इतने ज़्यादा आते हैं वो भी अभी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो भी इस टेबुलर फॉर्म में। ये टेबुलर फॉर्म बहुत ही ईजी है, इसे लर्न करने में आसानी हो जाती है, मेमोराइज करने में ईजी रहता है, साथ ही साथ इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने का एक आइडिया मिल जाता है कॉपी में। और अगर आप टेबल फॉर्म में बनाएंगे तो आपको भी इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो पहले आप प्राइमरी ग्रुप को बताने से पहले आप सोसाइटी को डिफाइन करेंगे, फिर ग्रुप को, फिर प्राइमरी ग्रुप, एंड देन सेकेंड आप सेकेंडरी ग्रुप को चूज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप के साइज पे। इसमें 10 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 ग्रुप साइज। अगर तो हम लोग ग्रुप साइज के बेसिस पे प्राइमरी ग्रुप बताएंगे और सेकेंडरी ग्रुप बताएंगे। तो ग्रुप साइज हमें बताता है कि एज यूजली स्मॉल इन साइज एंड एरिया। जो हमारा प्राइमरी ग्रुप है वो स्मॉल साइज का होगा और एरिया भी उसका कैसा होगा, स्मॉल। अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी, सेकेंडरी अपोजिट होगा प्राइमरी का। आपको एक याद करना है, उसके अपोजिट में आपको रख देना है। जैसे कि आप प्राइमरी लर्न कर रहे हो कि वो स्मॉल ग्रुप का है या फिर स्मॉल एरिया का, तो सेम वैसे ही सेकेंडरी ग्रुप लार्ज का होगा। अगर मैं बात करूँ सेकेंड पॉइंट हमारा नेचर ऑफ रिलेशनशिप। इसमें जैसे स्मॉल एरिया आपको थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए लर्न करना। जैसे स्मॉल एरिया तो आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे, स्ट्रांग होंगे। मेंबर्स हैव क्लोज, फेस टू फेस होंगे, क्लोजेस्ट होंगे, इनफॉर्मल रिलेशनशिप होगा। इनडायरेक्टली नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा होगा, इनफॉर्मल। अब हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं ना, एप्लीकेशन इनफॉर्मली, तो हम लोग किसको देखते हैं, जिसको हम जानते हैं, क्लोज वन को लिखते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने मेट्स क्लासमेट्स को लिखते हैं। सो सेम एज वैसे ही आपको इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है आपका प्राइमरी ग्रुप में। सेकेंडरी ग्रुप में आपका कैसा रिलेशनशिप होता है, फॉर्मल। गोल की अगर मैं बात करूँ, टू फुलफिल नीड्स ऑफ इट्स मेंबर। अब मेंबर्स की जो नीड होगी वो फुलफिल करोगे। जैसे कि आप एक फैमिली में रहते हो, अगर आपसे जो भी आपका जो भी फ्रेंड होगा या फिर कह लीजिए या फिर जो भी आपके भाई बहन होंगे कजिन्स में, अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो आप उनकी ज़रूरत को पूरा करोगे। क्यों? क्योंकि आप एक क्लोजेस्ट रिलेशनशिप में हो उनके साथ, तो आप उनकी फुलफिल नीड्स करोगे। सेम ऐसे ही आप हो अपने घर में और आपकी फुलफिल नीड्स कौन करता है, आपके पेरेंट्स। तो ये आपका गोल है। लेकिन जब हमारा सेकेंडरी ग्रुप है वो गोल नहीं है। जैसे कि एक तरीके से आप एग्जांपल समझ सकते हो, प्राइमरी ग्रुप आपका फैमिली है, सेकेंडरी ग्रुप आपके लिए वर्ल्ड है। तो वर्ल्ड आपके लिए कभी भी फुलफिल नहीं करेगा नीड्स। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो कि आप दुखी, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या ज़रूरत है। उसको सिर्फ और सिर्फ अचीव करना है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव मतलब कि उनका कोई एम। जैसे कि एक स्पोर्ट्स टीम होती है, उसका क्या एम होता है कि उस जो भी वो प्ले करे उसे विन करना। एक स्टूडेंट का मोटिव क्या होता है, हमें इस क्लास में टॉप करना। तो सेम ऐसे उसका एक स्पेसिफिक टॉप मतलब एक ऑब्जेक्टिव, उसका एम है कि हमें क्लास में टॉप करना। अदर देन स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं या फिर अदर देन स्टूडेंट ने नोट्स नहीं बनाए, उनके पास बुक नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और अगर आप फैमिली की बात करोगे, अगर आप फैमिली में पढ़ रहे मतलब इन द सेंस अपनी फैमिली में 3-4 भाई बहन और पढ़ रहे हो और आपसे छोटे या बड़े में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही, तुरंत हेल्प करोगे। क्यों? अपना काम छोड़ के आपका क्लोजेस्ट रिलेशनशिप होता है। अगर मैं फोकस की बात करूं तो ग्रुप फोकस इज ऑन रिलेशनशिप। मतलब कि जितना भी ग्रुप का फोकस होगा किस पे होगा, रिलेशनशिप पे होगा। जो भी आपका रिलेशनशिप है, जैसे कि फादर मदर से, अपने फ्रेंड्स से, अपने भाई बहनों से, वो ना ब्रेक हो, उसके लिए आप अपने फुल इफर्ट्स करोगे।
राइट आपका इस पे फोकस भी रहेगा। बट अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी ग्रुप पे, तो सेकेंडरी ग्रुप का इस पे कोई फोकस ही नहीं है। उनका मेन गेम किस पे है? अपने वॉर पे, अपने टास्क पे, अपने विनिंग पॉइंट पे। सो वैसे ही है जैसे कि मैंने अभी बताया, आपकी फैमिली और आपका वर्ल्ड। आपकी फैमिली का रिलेशनशिप आपसे बहुत स्ट्रांग है, वो आपकी केयर करती है, लेकिन वर्ल्ड आपकी केयर नहीं करती, उससे से वो सिर्फ टास्क को विन करना है। इससे आपको क्लियर भी होगा। ड्यूरेशन ऑफ इंट्रैक्शन, हम अगर मैं बात करूँ फैमिली इन द सेंस प्राइमरी ग्रुप की, तो उसका इंट्रैक्शन कैसा है? ओवर अ टाइम है, परमानेंट है, और इसमें क्या शॉर्ट टर्म है। जैसे कि अगर ऑफिस वर्क है, ऑफिस वर्क में हम लोग शॉर्ट टर्म वर्क करते हैं ना, तो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि शॉर्ट टर्म वाला वर्क है कि लॉन्ग टर्म वाला वर्क है। अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म वाला, तो कोई भी स्पोर्ट्स टीम होती है वो शॉर्ट टर्म वाली हो जाती है। अगर नेबर्स आपके होते हैं, जो नेबर्स होते हैं या कुछ आपके खास रिलेटिव जो कि आपके आते हैं सेकेंडरी ग्रुप में, तो वो आपके आते हैं लॉन्ग टर्म में। सो है नेचर ऑफ इंटरेस्ट। नेचर ऑफ इंटरेस्ट का है डिफ्यूज और स्पेसिफिक। मैंने इसलिए इसमें क्रॉस करा है क्योंकि हमने इस पर ऐसा लर्न करा था कि प्राइमरी ग्रुप फैमिली का है और सेकेंडरी ग्रुप हमारा वर्ल्ड से, तो ये नेचर ऑफ इंटरेस्ट इस पर फिट नहीं बैठ रहा था, इसीलिए हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सोशल कंट्रोल। अगर सोशल कंट्रोल की बात करूँ, जैसे हमारे में इनफॉर्मल, अभी मैंने बताया था ना यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप कैसा इनफॉर्मल है, तो वैसे ही हमारा सोशल कंट्रोल कैसे रहेगा? इनफॉर्मल। मतलब कि हम लोगों को नॉर्म्स सिखाए जाएंगे, हमारे कस्टम बताए जाएंगे, हमारे वैल्यूज़ बताए जाएंगे, हमारे फोक वेज। लेकिन अगर फॉर्मल की बात करूँ तो फॉर्मल में रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है, कोडिंग रहती है, कोड्स रहते हैं, दैट्स इट। सिग्निफिकेंस की बात करूँ, ग्रेटर सिग्निफिकेंस। अगर मैं बात करूँ, आपको खुद ही पता है कि सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा प्राइमरी ग्रुप है, तो उसका सिग्निफिकेंस भी कैसे रहेगा? ग्रेटर रहेगा। और लेसर किसका रहेगा? सेकेंडरी ग्रुप का। कम्युनिकेशन की मैं बात करूँ तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। अगर आपको जैसे अपनी फैमिली फेस टू फेस हो तो डायरेक्ट आप बात कर सकते हो ना, कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें कम्युनिकेशन की बात करूँ तो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे? नेबर्स है, नेबर्स है, ऑल द टाइम हम लोग फेस टू फेस बात नहीं कर सकते, तो हम लोग ऑल द टाइम फेस टू फेस बात नहीं कर सकते, इसलिए वो इनडायरेक्ट आएगा। मेंबर का रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो फैमिली में ग्रुप में हमारे कैसे रहते हैं? स्टेबल रहते हैं। अब स्टेबल क्या? जैसे हमारा प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप में हम लोग एग्जांपल लेते हैं फैमिली का, तो मेंबर्स रोल कैसे रहते हैं? स्टेबल। आप जैसे छोटे थे, जब फर्स्ट क्लास में हो, जब आप क्लास 12 में हो, या फिर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, बट आपकी फैमिली आपके लिए सेम वैसे ही थी जैसे कि कल को थी, जैसे आज है वैसे ही उसे इन फ्यूचर रहना है। क्यों? क्योंकि वो आपसे स्टेबल है, क्योंकि वो आपसे रिलेशनशिप में, वो आपसे इनफॉर्मल वे में है, आपसे बिल्कुल साइज में स्मॉल है, आपसे बिल्कुल परमानेंट है, आपके लिए बिल्कुल इन द सेंस कहा जाए ग्रेटर सिग्निफिकेंस रखती है। ये सारी चीज़ें आपकी क्यों मैच करती है प्राइमरी ग्रुप से? क्योंकि वो एक स्टेबल है मेंबर ग्रुप का। तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ, ये स्टेबल है, और जो सेकेंडरी ग्रुप है वो टाइम के अकॉर्डिंग और कंडीशन के अकॉर्डिंग तो मैनेज करता है, इसलिए ये स्टेबल अनस्टेबल भी हो सकता है और इंटरचेंजेबल। जैसे कि अब मैंने बताया था ना, क्लास में कोई फर्स्ट के लिए प्रैक्टिस करता है, हार्ड वर्क करता है, तो कोई ना कोई तो फर्स्ट आना है। अगर एक लड़का फर्स्ट नहीं आया जो प्रैक्टिस करा, तो वो एक लड़की की जगह एक लड़की फर्स्ट आएगी, तो ये क्या है? चेंजेबल है। एग्जाम्पल आप फैमिली, फ्रेंड्स ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप, रूममेट्स और ये सब रखेंगे आप प्राइमरी ग्रुप में। प्राइमरी ग्रुप में आप हमेशा फैमिली को रखेंगे ना, तो आपको बाकी 10 पॉइंट इजीली लर्न हो जाएंगे। सेम स्पोर्ट्स टीम, पॉलिटिकल पार्टी और नेबर्स को आपको सेकेंडरी ग्रुप में रखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप क्लियर हो गया होगा। सोशल चेंज, सोशल चेंज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन एंड फैक्टर्स। उसमें खुद दे रखा है डेफिनेशन ऑफ फैक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आप सिलेबस में भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सोशल चेंज की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन तो बहुत सारी दे रखी हैं, आप इसमें से कोई भी लर्न कर सकते हैं जो भी आपको कन्वीनियंट हो। बट जो मैंने लर्न करी थी वो मैंने M.E. जोन्स की लर्न करी थी, बहुत ही ईजी थी। सोशल चेंज इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेरिएशन इन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट of social process, social pattern, social interaction और social organization। बस एक लाइन लर्न करनी है, वो है वेरिएशन इन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट, दैट्स इट। मी जोन्स की डेफिनेशन बहुत ही ईजी है, वो हम लोगों को बस इतना बताना चाह रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो एक जैसी नहीं रहती, वो कांस्टेंट नहीं रहती, उसके लॉज, उसका इंट्रैक्शन, उसके रिलेशनशिप, उसके बिहेवियर पैटर्न, कल्चर, नॉर्म सब डिफरेंस रहते हैं। उनका इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, वो सब टाइम के अकॉर्डिंग रहते हैं।
तो ये आपका सोशल चेंज है। सोशल चेंज का मीनिंग इतना सही है, अगर आप डेफिनेशन समझ जाएंगे तो उसके मीनिंग को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर लेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ सोशल चेंज। अगर मैं बात करूँ नेचर की, तो पहला नेचर है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल, अगर कोई भी चेंज हो रहा है वो डायनेमिक इन नेचर रहेगा, कोई भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ये हमेशा यूनिवर्सल रहेगा। आज भी चेंज इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में और आगे भी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस इसीलिए है क्योंकि स्पेस और स्प्रेड ओवर अ टाइम अलोंग अ फेजेस ऑफ सोसाइटी होता है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सोशल चेंजेस कंटिन्यूस फिनोमेना है, इसका मतलब ये कि कभी ये रुकेगा नहीं, कभी इसका अंत नहीं होगा, ये एक अनंत है। तो इसमें ये सोशल लाइफ ईच डे होती है इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग। तो यूनिवर्सल का मतलब आपको पता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब आपको पता है। नेक्स्ट है स्पीड एंड रेट ऑफ द चेंज इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसमें एग्जांपल दे रखा है, प्री इंडस्ट्रियल ईरा द स्पीड ऑफ सोशल चेंज वॉज स्लो एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल पीरियड। अगर आपको पता है कि जैसे स्पीड एंड रेट और वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो एग्जाम्पल में कह रहा है जैसे पहले के समय में स्पीड स्लो थी इंडस्ट्रियल की और अब हाई है। वैसे आपको पता है आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस नहीं है इन फ्यूचर के अकॉर्डिंग, बट इन फ्यूचर इससे भी ज़्यादा हाई स्पीड होगी। अगर स्पीड हाई है तो हमारा रेट पे कैसा होगा? हाई होगा। जो हमारी सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं आइसोलेटेड रहती है, वो स्लो रेट से तब वर्क करती है जब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अगर आपको पता हो कि पहले के समय में इतना हाई वर्क नहीं रहता था, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं रहती थी, इंडस्ट्रीज नहीं रहती थी, लोगों को कोई आइडिया नहीं था, कोई फिनोमिना नहीं था, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे थे, इसीलिए उसका स्पीड और रेट बहुत कम था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सोशल चेंज में भी नेचुरल और प्लांट। अब नेचुरल और प्लांट में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्टडी करते हैं वो हमारी प्लान होती है, नेचुरल हमारा रिजल्ट होता है कि रिजल्ट कैसा रहा वो नेचुरल होता है, उसमें हम लोगों को पता नहीं होता। अब हम सोशल चेंज के हिसाब से पढ़ते हैं कि कैसे हो सकता है। इसमें भी एक एग्जांपल दे रखा है, चेंज इन लिविंग स्टाइल इज नेचुरल बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्मॉल फैमिली इज प्लान्ड। फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, वो एक नेचुरल है कि आप पहले जैसे रह रहे थे वैसे ही आज को रह रहे हो, लेकिन अगर आप एक फैमिली में बात करते हो तो वो एक प्लान तरीके से होता है, हर एक चीज़ मैनेजेबल होती है। फॉलोज अ चेन रिएक्शन पैटर्न। आपको पता है कि जो सोसाइटी है, जो सोशल चेंज है, जो सोसाइटी है वो किस पे करती है? कल्चर पे। कल्चर हमेशा पैटर्न के फॉलो से होता है, ये हमारे एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में एज अ कल्चर हेरिडिटी फैक्टर के थ्रू ट्रांसफर होता है। ये भी एक्वायर करा जा सकता है, कोई भी इसको एक्वायर कर सकता है, बट मेनली इसमें क्या होता है, सब पैटर्न बाई पैटर्न आगे थ्रू आउट करते हैं। जैसे आपने अपनी फैमिली से जो भी सीखा वो आगे चल के आप भी उसको अपने पीढ़ी में सिखाएंगे, आप भी उसको आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैसे? क्योंकि अपनी जनरेशन को नॉलेज देके, तो वो सारी जो भी चेन है, वो रिएक्शन है, वो पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रही है। नेक्स्ट क्या? डेफिनाइट प्रिडिक्शन ऑफ सोशल चेंज इज नॉट पॉसिबल। सो ये पॉइंट हम लोगों से कह रहे हैं जितना भी हमारा सोशल का वर्क है वो अनकंट्रोल रहता है, मतलब कि हमारा कोई प्रिडिक्शन नहीं रहता है। अब हम लोग जैसे कोई भी सोसाइटी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि आज ये सोसाइटी अच्छी है, कल भी ये सोसाइटी अच्छी रहेगी, इसके नेबर्स बहुत अच्छे, इसकी कॉलोनीज बहुत अच्छी हैं, बट ऐसा तो नहीं है। हर एक चीज़ जानने में कि कांस्टेंट तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इसमें नहीं कह सकते कि हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोशल चेंज में भी ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर। इंट्रैक्शन तो पॉसिबल है, इंट्रैक्शन इसलिए पॉसिबल है जैसे कि एक इंसान है, उसके पास ज़रूरत है किसी कर्मचारी की, तो वो क्या करेगा? पैसे देके अपने वहाँ नौकर लगा के काम करवा लेगा, उसका बेनिफिट क्या हुआ? उसका काम हो गया। और जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, तो उसको एक जॉब मिल गई जिसके थ्रू से उसको अर्निंग हो रही है। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, ये सारे नेचर्स हैं। अगर आपसे सोशल चेंज पूछा जाएगा तो आप डेफिनेशन के बाद में नेचर को बताओगे, नेचर में इतने पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है फैक्टर्स। फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे इस डायग्राम से, और आप ऐसे ही अपने एग्जाम कॉपी में बनाओगे। मैं यही चीज़ बताती हूँ कि आज शिवानी में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ तो सबसे पहले फैक्टर्स में आपको तीन जैसे टोटलिंग 10 है, आपको एकदम से नहीं याद होगा, तो आप ऐसे शॉर्ट में लर्न कर लीजिए, 3 पॉइंट्स करके इजीली लर्न हो जाएगा। जैसे कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, हम एक साथ पढ़ेंगे। एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी, कॉन्फ्लिक्ट एक साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा पॉलिटिकल, लेजिस्लेशन, कल्चर। फिर हम स्टार्ट करते हैं कि ये पॉइंट कैसे स्टार्ट होते हैं, इनका क्या क्या वर्क रहता है।
इसमें हमने टोटल 9 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। एक पॉइंट आपका मिस हो गया, वो है चेंज इन पॉपुलेशन। सबसे पहला पॉइंट हमारा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे नेचुरल सिलेक्शन और स्ट्रगल सर्वाइवल होता है, हेरिडिटी का, इन्वायरमेंट फैक्टर से, वो सारे जीन का अगर आप बात करोगे, जीन और हेरिडिटी की, तो वो आप किस में एंटर करोगे, बायोलॉजिकल में। फर्स्ट क्लियर हो गया। फिर आपका आएगा साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में आप अभी भी पढ़ रहे हो कि जो भी आप माइंडसेट पढ़ोगे, जितना भी आप एटीट्यूड पढ़ोगे, वैल्यू पढ़ोगे, ट्रेडिशनल पढ़ोगे, वो सब आपका साइकोलॉजी में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इन्वायरमेंटल। आपका जियोग्राफिकल, मतलब कि क्लाइमेट कैसा है, फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, ड्रॉट आ रहा है, रेन हो रही है कि आपका वहाँ पे सूखा है, एकदम वेदर कैसा है, वहाँ की सिचुएशन कैसी है, प्लेन है इन्वायरमेंट की नहीं है, तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर सोशल चेंज पे इफेक्ट करता है। ये सारे आते हैं आपके इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन, अभी आपने एक फैक्टर डिस्कस करा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आगे कैसे इंक्रीज हो रही है, एजुकेशन से ना। आज आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है जिससे आपकी जिससे हमारी फील्ड में आगे तरक्की हो और आगे से आगे हम लोग अचीव कर सकें, तो एजुकेशन है। इकोनॉमिक, अभी हमने डिस्कस करा था कि जो सोशल चेंज होता है वो ड्यू टू इंट्रैक्शन की वजह से वर्क करता है। तो जिसके पास पैसे नहीं है वो अनएम्प्लॉयमेंट है आज की तारीख में, बट अगर उनके पास स्किल्स है तो वो अप्लाई करते हैं, उनको जॉब मिलती है। जॉब क्यों लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक की वजह से। वही एक फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है हमारे सोशल चेंज को। नेक्स्ट हमारा है टेक्नोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट। टेक्नोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, जैसे मेडिसिन के में आई है, सर्जरी में आई है, मास मीडिया में आई है। कहीं ना कहीं मेडिसिन डिपार्टमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए एक दिक्कत पैदा कर देता है, जिससे कि सर्जरी डिपार्टमेंट आगे नहीं प्रोसीड कर सकता है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट करता है टेक्नोलॉजी में। तो ये जनरली एक इस तरीके से होता है, जैसे बीएससी नर्सिंग एक स्टूडेंट है एक कॉलेज का, दूसरा उसका कंपटीशन हो जाता है दूसरे कॉलेज के उस स्टूडेंट से, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, जो कि एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिससे माइंडसेट चेंज होता है, लोगों का बिहेवियर चेंज होता है। नेक्स्ट आपका है पॉलिटिकल। अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल की, तो इसमें डेमोक्रेसी होती है, पॉलिटिकल्स में वेरियस होते हैं फैक्टर्स होते हैं, जिसमें जितना भी आपका बुद्धिज्म वर्क है, आपका हिंदुज्म वर्क है, तो ये पॉलिटिकल्स कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन वर्क पे भी वर्क करते हैं। यही फैक्टर्स आपका इन्फ्लुएंस करता है सोशल चेंज को। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉज। आपको पता है हमारे जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की मैं बात करूँ तो बहुत सारे लॉज हैं। ये लॉज क्यों है, जैसे हमारी एडवांसमेंट हो सके, जैसे कि हम जितना भी चेंज ला रहे हैं वो एक एक्सपेक्ट में हो सके, हमारी सीरीज जो वो अच्छी हो सके, जिससे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन में जितना भी वीकनेस था वो वीकनेस ना रह जाए, एक सिस्टम बहुत ही प्रोडक्शन वाइज हो सके। फॉर एग्जांपल कॉटेज इंडस्ट्रीज पहले इतने बढ़िया नहीं थी, बट अब लेजिस्लेशन रूल्स के तहत बहुत अच्छी हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कल्चरल। अगर मैं बात करूँ, कल्चरल इज द मेन कॉज ऑफ सोशल चेंज। फॉर एग्जाम्पल आप कल्चर से जानते हो कि आपके ट्रांसफॉर्म में क्या आइडियाज आ रहे हैं, क्या टेक्निक्स हैं, कहीं ना कहीं वो आपको इतना ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं, लोग उससे अडेप्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप पैदा एक हिंदू घर में हुए हो, तो आप कल्चर कौन से अडेप्ट करोगे, हिंदुज्म के। फिर आपके नए थॉट्स आएंगे, नए आइडियाज आएंगे, और जैसे आपके साथ वाले होंगे, आपको अगर उनका कल्चर अच्छा लगेगा तो बहुत से लोग एक्वायर भी उसे करते हैं। वो सब एक फैक्टर्स होता है जो कि अफेक्ट करता है हमारे सोशल चेंज को। नेक्स्ट हमारा चेंज इन पॉपुलेशन। चेंज इन पॉपुलेशन ये आपकी एक तरीके से हेल्प करता है फैक्टर अफेक्ट में। ये एक तरीके से हेल्प तो कर रहा है, लेकिन कैसे। अब जैसे ये सारे पॉइंट्स 9 पॉइंट थे, इनके नेम से हमें क्लियर हो रहा था, जैसे चेंज इन पॉपुलेशन में नहीं क्लियर हो रहा है। चेंज इन पॉपुलेशन में कैसे फर्क आ रहा है ये अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, अब किसी का भी जन्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक सोशल फैक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंट, ये सारे फैक्टर्स को उसमें आएंगे। अगर कहीं वो डेथ कर रहा है तो ये सारी चीजें वो छोड़ रहा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गए होंगे। फैक्टर अफेक्टिंग का सबसे पहले हमने डिस्कस करा बायोलॉजिकल फैक्टर, नेक्स्ट हमने डिस्कस करा इकोनॉमिक फैक्टर, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट था एनवायरमेंटल फैक्टर, फोर्थ हमारा पॉइंट था साइकोलॉजिकल, फिफ्थ हमारा पॉइंट था कल्चरल फैक्टर, सिक्स्थ हमारे था पॉइंट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर कॉन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वॉर और कॉन्स्टेंट दैट इज रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट है चेंज इन पॉपुलेशन, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स, लेजिस्लेशन, एजुकेशन। ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए।
अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट सोशल चेंज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को डिस्कस करना है रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल कम्युनिटी। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंस करेंगे रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी में। तो आपको पता है रूरल और अर्बन, अगर मैं बात करूँ रूरल अर्बन की, सबसे एग्जाम्पल पहले ले लीजिए, ऐसा आपको क्लियर हो जाएगा। रूरल का मतलब होता है कि वो बात कर रहे हैं हम लोग गांव की, और अर्बन की अगर मैं बात करूँ तो वो शहर की। ठीक है, इससे हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे पहला पॉइंट दे रखा है लो डेंसिटी पॉपुलेशन। तो आपको पता है आजकल गांव की डेंसिटी कम है, तो वहां पे पॉपुलेशन कैसी है, कम है। ज्यादातर लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। ज्यादातर डेंसिटी किसकी ज्यादा है, पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, अर्बन एरियाज की, मतलब कि शहर की। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। तो आपको पता है शहर में कोई एग्रीकल्चर नहीं करता, एग्रीकल्चर आपका कहाँ होता है, रूरल एरिया में, मतलब कि गांव में। नेक्स्ट आपका क्या है, नॉन फॉर्मल सोशल इंटरेक्शन और फॉर्मल। आपको पता है नॉन फॉर्मल और फॉर्मल में मैंने अभी बताया था जब हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में। नॉन फॉर्मल में आते हैं जैसे आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। तो ये रूरल एरियाज में जैसे कि ज्वाइंट फैमिली रहती है, तो वहाँ पे फैमिली का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अर्बन में क्या, सब न्यूक्लियर फैमिली रहती है, फैमिली से इतना कनेक्शन नहीं होता। यहाँ तक कि जो उनके पास में नेबरहुड रहते हैं उनको वो तक नहीं पता कि कौन है, कैसे है, सोसाइटी में, कॉलोनी में कैसे लोग रह रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। वो लोग अपने दिनचर्या में इतने ज्यादा बिजी होते हैं, उन्होंने अपना इंट्रैक्शन बहुत कम कर दिया है। उनका इंट्रैक्शन जितना भी है वो कैसा है, फॉर्मल है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है लिव इन नेचुरल इन्वायरमेंट। तो आपको पता है एग्रीकल्चर है, गांव का एरिया कैसा रहता है, एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट रहता है, वहां पे एकदम बढ़िया सा रहता है। और जो अर्बन की बात करूँ वो मैन मेड है। वहां पे देखिए कितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हर चीज जो बनाई हुई है। जैसे एक पार्क भी है, वो एक इन्वायरमेंट का ही है, लेकिन पार्क भी एक बनाया हुआ है, तो वो कैसा आता है, मैन मेड में आता है। लेस सोशल मोबिलिटी। यहाँ पे मोबिलिटी लेस कैसे है, आपको देखो यहाँ पे इतना अर्बन एरिया में बहुत ही ज्यादा है। अगर आप अर्बन एरिया में रात के 11 बजे भी जाओगे तो आपको रोड पे भीड़ मिलेगी, राइट। दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, आपको भीड़ मिलेगी। लेकिन अगर आप वहीं गांव के एरिया में बात करो तो वहां पे इतनी मोबिलिटी नहीं है, वहां पे सोशल इंट्रैक्शन बहुत हाई है लेकिन मोबिलिटी बहुत कम है। फिर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर और कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसका मतलब क्या होता है कि डिवीजन आ रहा हमारा वो भी एज अ लेबर फॉर्म में। तो आपको पता है अर्बन एरियाज बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोफेशनलिज्म की एक्टिविटीज़ मिलती है, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसीलिए हमने कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स डिवीजन है, बट अर्बन में कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं बात करूँ रूरल की तो वहाँ पे सिंपल है। आपको पता है इतने ज़्यादा वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, जितनी नॉलेज नहीं है, इतने लॉज नहीं है। इसकी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर कैसे उनका सिंपल है। अब क्या नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कास्ट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, क्लास है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जब आप एक चैप्टर है स्ट्रैटिफिकेशन सोशियोलॉजी में जब आप उसको डिस्कस करोगे तब आपको क्लियर होगा कास्ट से और क्लास से। होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, तो रूरल में सबके ज्यादा से ज्यादा थॉट्स, ज्यादा रहना, ज्यादा खाना पीना कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बट अगर मैं बात करूं अर्बन के, उसमें नहीं सेम रहेगा। अर्बन में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहते हैं। अगर आप अपनी फैमिली की ले लो, अपने साथ वाली फैमिली की देख लो, आपके थॉट्स उनके थॉट्स में बहुत डिफरेंस होगा। खान पान से लेके के उनका रहन सहन तक आपका बहुत डिफरेंस आएगा, प्लस एजुकेशन सिस्टम, प्लस जॉब, उनका हर एक चीज बहुत डिफरेंस रहती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है मैकेनिकल सॉलिडेटरी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है मैकेनिकल का सिंपलर एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब इसका मतलब ये ऐसा है कि हमारे जितने भी सॉलिडिटरी, जितना भी हमारा वर्कलेबल एरियाज होता है, जितने भी कैसे एकदम सिंपल है, मैकेनिक्स पे वर्क करते हैं। बट यहाँ पे क्या सब ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में मतलब इतना ज्यादा कंपाउंडरी वर्क है जिसकी वजह से हम लोग इसको कहते हैं कि अनकॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा उसके पे हेल्पफुल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। आपको पता है कि रूरल कम्युनिटीज में ज्वाइंट फैमिली रहती है और हमारे अर्बन में कैसी रहती है, हमारी न्यूक्लियर फैमिली रहती है। अब ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली में होता है जैसे कि बड़ा परिवार। बड़े परिवार में आपके ताऊ ताई, आपकी बड़ी मम्मी बड़े पापा, आप मम्मी पापा, प्लस आपके जितने भी कजन सिबलिंग्स होते हैं, दादी बाबा, और फिर चाचा चाची, और ये सारे जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं सब एक साथ रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ और उनका चाइल्ड, दैट्स इट। ये चीज आपको ज्यादा से ज्यादा कहाँ दिखेगी, अर्बन कम्युनिटी में। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। आपको पता है कि यहाँ पे जब हमने अभी देखा था कि ये नॉन फॉर्मल इंट्रैक्शन है, तो वैसे ही इसका कैसा सोशल कंट्रोल है, इनफॉर्मल। और सेम
अर्बन में है फॉर्मल। फॉर्मल हमारा रहता है अर्बन कम्युनिटी में। इंट्रैक्शन से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें किस में रखना है। जैसे नॉन फॉर्मल में इनफॉर्मल रखेंगे। नॉन फॉर्मल में मैंने बताया था कि फैमिली और आपके रिलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। फॉर्मल में आप एग्जाम्पल में लिखोगे स्पोर्ट्स टीम या फिर ऑफिस वर्क या फिर स्टूडेंट्स। और इसमें अगर मैं बताऊँ इनफॉर्मल में इसमें होता है कि आप इसमें नॉर्म्स को फॉलो करोगे, नॉर्म्स और मोड्स को फॉलो करोगे। बट फॉर्मल में आप लॉज और लेजिस्लेशन को फॉलो करोगे। तो ये आपका रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी है। ये पॉइंट्स बहुत ही देखिए शॉर्ट में दे रखे हैं, लेकिन जब आप रिटर्न में करेंगे तो इन पॉइंट को ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका है ट्राइबल कम्युनिटी। तो ट्राइबल कम्युनिटी के अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, लोकेलिटी है, ऑक्यूपेशन है, कल्चर है, रिलीजन है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल सिस्टम है और रिलेशनशिप है। तो हम एक ही पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हमारे रूरल कम्युनिटी के। तो सबसे पहले लोकेलिटी की बात करो तो ये हिली एरियाज और फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं। ऑक्यूपेशन, इनका कोई ऑक्यूपेशन खास नहीं है। ये इनका ऑक्यूपेशन है एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि मार के काट के खाना, और इनके क्रॉप कल्टीवेशन। पहले ये लोग एनिमल पे रहते थे, फिर इन्होंने बाद में क्रॉप कल्टीवेशन भी स्टार्ट करा। इनका कल्चर कैसे, इनके खुद के कल्चर है, मतलब कि इनका खुद का बनाया हुआ एक लैंग्वेज है जिसमें वो डांस करते हैं, फोल्कलोर का बिलीफ सिस्टम है। रिलीजन क्या है, उनका खुद का रिलीजन, उनके खुद के बनाए हुए भगवान को वो मानते हैं। इकोनॉमी की बात करें, इसमें पैसे से नहीं चलता, ये बार्टर सिस्टम चलता है। बार्टर सिस्टम मतलब कि हम अगर आपको गेहूं दे रहे तो उसके बदले में हम आपसे चावल ले रहे, तो उसको बार्टर सिस्टम कह रहे हैं। अब इनके टाइम में मे भी ये लोग एक एनिमल के मीट की जगह क्रॉप ले लेते हों। तो फिर आपका आता है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के जब इनके खुद के लॉज, जब इनका खुद का बनाया हुआ कल्चर है, रिलीजन है, तो इनके खुद के ही पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब कि खुद का बनाया हुआ लॉज चलता है। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप इनके एज कम्पेयर टू रूलर से भी लो है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, प्लस इनके रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा काइंडशिप है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंटेड करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप देख सकते हैं ये चैप्टर कितना लेंथी है। आर शिवानी की बुक में इतना ज्यादा लेंथी है, अगर आप किसी और बुक से पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा लेंथी होगा। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं डिस्कस के लिए, लेकिन हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट पे फोकस करा है। आप खुद देख सकते हैं, इसमें स्टार्टिंग हम लोगों ने सोशल स्ट्रक्चर की इंट्रोडक्शन से करा था, लेकिन हम लोग कम्युनिटीज पे गए थे। इसमें इंपॉर्टेंट जो भी है वो हमारे मैंने आपको बता दिया है, इसीलिए अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।